हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे जेकेपी एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का। फ्रेंड्स, इसी पेपर की सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो पहले हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेगास्थीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिगन ऑफ। मेगास्थीन जो थे वो इंडिया में आए थे किसके रिगन के दौरान? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान जो है वो इंडिया में आए थे। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स है चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मेगास्थीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ये बार बार जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेगास्थीन जो थे वो एम्बेसडर थे ऑफ सेलुकस निकेटर, वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू इंडिया। पहले फॉरेन ट्रैवलर थे जो भारत आए थे एज ए एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर। ही रूल्ड एंटायर इंडिया फॉर 52 ईयर्स बिफोर डाइंग ऑफ ओल्ड एज। द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज मेगास्थीन। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के फादर मेगास्थीन को बोला जाता है, क्योंकि उनका एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री में योगदान रहा है। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस हिस्ट्री की जो है वो हमें दी हैं, और उन्होंने एक पूरा एक वॉल्यूम कंपाइल किया था जिसको क्या बोलते हैं, जिसका नाम इंडिका था। तो ये इंडिका जो है एक वॉल्यूम है, बुक है जो पूरी हिस्ट्री को डिफाइन करती है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, मेगास्थीन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको मेगास्थीन के बारे में बता दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसलिए थोड़ी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बता दी। और मेगास्थीन जो है वो भारत में आए थे 2088 टू 302 BC, और तब किसका रिगन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 22, द रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड एंड। जो रिमेन्स हैं विजयनगर एम्पायर के वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हम्पी में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कल्चर से ये क्वेश्चन है कि जो रिमेन्स है विजयनगर एम्पायर के वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हम्पी। इसका सही आंसर है सी पार्ट। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताऊं तो फ्रेंड्स, ये जो विजयनगर एम्पायर था ये संगम डायनेस्टी के एम्पायर थे साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के जो हमारे केरला, तमिलनाडु और जो 2-3 स्टेट हैं साउथ इंडिया की, वहाँ पे इनकी डायनेस्टी हुआ करती थी। द रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वर फाउंड एट हम्पी, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में जो मंदिर वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह हैं विजयनगर एम्पायर की, वो हम्पी में पाई जाती है। और हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। हम्पी हैव बीन डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। तो 1986 को हम्पी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम्पी की साइट जो है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडियन कल्चर से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इनिशियली एन एसोसिएट ऑफ गांधी, ही लेफ्ट द कांग्रेस। पहले वो एक एसोसिएट थे गांधी के, फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। ब्रोक ऑफ विद गांधी एंड लॉन्च्ड ए रेडिकल सोशल मूवमेंट कॉल्ड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो द रेफरेंस हियर इज टू, ये रेफरेंस किसके लिए है? कौन थे वो जिन्होंने पहले वो गांधी के एसोसिएट थे, फिर कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी? इसका आंसर है फ्रेंड्स इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, यहाँ पे है ये वाला बी पार्ट इज द सही, इसका सही आंसर है द मेन। तो उन्होंने ये जो इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, 1879 की बात है ये। 1879 टू 1973 तक ये रहे। तो इसके बीच में वाज एन एर्डेंट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, बट ही वाज फोर्स्ड टू लीव इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1925। 1925 को इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। द मेन रीज़न वाज, इनका क्या कारण रहा कांग्रेस को छोड़ने का? इनजस्टिस टू नॉन ब्राह्मण्स विच मोटिवेटेड हिम टू स्टार्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इसीलिए स्टार्ट करी क्योंकि जो नॉन ब्राह्मण लोग थे, जो
लोअर कैटेगरी के लोग थे उनके साथ जो है जस्टिस नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी को फॉलो करना छोड़ दिया और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बैकवर्ड क्लासेस और वीकर सेक्शन के लिए फिर उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करी थी। तो इनका नाम क्या है? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर बनता है वो है, सही आंसर है इसका EVR नाइकर। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए हैं ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से आप ये आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। द मूवमेंट दैट केम टू एन अब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट वाज। फ्रेंड्स, ये जो चोरी चोरा मूवमेंट है, चोरी चोरा इंसिडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे से छोटा एग्ज़ाम और बड़े से बड़ा, यहाँ तक कि UPSC सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी कभी कभी प्री एग्ज़ाम में ये चोरी चोरा इंसिडेंट पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि कौन सी मूवमेंट का एकदम से एंड हो गया था जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। फ्रेंड, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि चोरी चोरा इंसिडेंट था क्या। तो ये जो चोरी चोरा इंसिडेंट है ये टुक प्लेस एट द चोरी चोरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस। तो ब्रिटिशर के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट होती थी वहाँ पे एक चोरी चोरा विलेज था, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। अब ये इंसिडेंट क्या हुआ था? जो यूनाइटेड यानी ब्रिटिशर की प्रोविंस थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 4 February 1922 व्हेन ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका क्लैश हो गया था, आपस में झगड़ा हो गया था पुलिस के साथ और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें जो है लगभग 23 पुलिस मैन जो है वो मारे गए और 3 सिविलियंस की जो है वो डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, ये पुलिस के साथ उनका झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि अबाउट 225 यानी 2500 पीपल मार्च टूवर्ड्स द चोरी चोरा मार्केट। 2500 के करीब लोग जो हैं उन्होंने मार्च किया था चोरी चोरा मार्केट की तरफ। इन ऑर्डर टू, किसके लिए? अपने इन ऑर्डर टू पिकेट ए शॉप सेलिंग लिक्वर। एक लिक्विड बेचने वाली यानी शराब बेचने वाली दुकान थी वहाँ पे, उसके खिलाफ उसको बंद करवाने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट जो है वो वहाँ पे प्रदर्शन किया। वन ऑफ दियर लीडर वाज अरेस्टेड। फिर जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनके एक लीडर को जो है वो अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। उसी लीडर को छुड़ाने के लिए जो है वो पुलिस स्टेशन धरना मारने गए थे और वहाँ पे उनका झगड़ा हो गया था और उसी को चोरी चोरा मूवमेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चोरी चोरा इंसिडेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये चोरी चोरा मार्केट थी, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। ये ब्रिटिशर के टाइम की बात है, 4 फरवरी 1922 की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है चोरी चोरा इंसिडेंट। तो अब ये जब ये इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे तो उनका ये सोच थी कि वायलेंस, जब भी हम कोई मूवमेंट चलाएं वायलेंस नहीं होनी चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ पे एक इतना बड़ा दंगा हो गया कि 23 पुलिसमैन जो हैं वो मारे गए और 3 जो है वो सिविलियन मारे गए, तो उन्होंने क्या किया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लोगों ने ही ये दंगा किया था, तो फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही एकदम से अब्रप्टली जो है वो ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। बाय गांधी जी, द चोरी चोरा इंसिडेंट इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी रिजल्टिंग इन द डेथ्स ऑफ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अब्रप्टली एकदम से बंद कर दी गई ऑन 11 February 1922 बाय गांधी जी फॉलोइंग द चोरी चोरा इंसिडेंट इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन एंड 3 सिविलियंस। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने जो है उनके एक आदमी को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो उसी पुलिस आदमी को छुड़ाने के लिए जो है जब वो पुलिस स्टेशन में धरना दिया तो फिर पुलिस स्टेशन के साथ उनका झगड़ा हुआ और उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी थी। तो फिर गांधी जी ने जो है वो अपनी मूवमेंट को ही बंद कर दिया। तो कौन सी मूवमेंट थी फ्रेंड्स? नॉन कॉपरेशन
मूवमेंट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स मोस्ट इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, मैंगो शोअर इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फ्रेंड्स जब मानसून विंड्स आती हैं तो हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साथ जब मानसून टकराती हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो आपको पता है उनकी इन कंपैरिजन विद द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि कुछ जो मानसून विंड्स हैं जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साथ टकराती हैं तो वहाँ पे ही बारिश जो है वो हो जाती है। कुछ तो आके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे ईस्ट में आके हमारे अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे जाके बारिश होती है, लेकिन कुछ बारिशें जो मानसून जो इतनी हाइट पे नहीं होती हैं तो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही उनकी बारिश हो जाती है। यानी सबसे पहले मानसून की जो बारिश होती है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे ही हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आम जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मैंगो जो है वो सबसे पहले पक जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि मैंगो शोअर कहाँ पे होता है, तो वो जो सबसे पहली वाली मानसून आती हैं जिससे मैंगो जो है वो राइप होते हैं इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो उसी को बोलते हैं हम मैंगो शोअर। तो मैंगो शोअर कहाँ पे होगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में होगा हमारा केरला और कर्नाटका। तो इसका सही आंसर आएगा केरला और कर्नाटका से मैंगो शोअर जो है वो रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज़ ए मेजर रिवर ऑफ द तमिलनाडु। फ्रेंड्स नर्मदा जो है ये आपको पता है तमिलनाडु की नहीं है, ये तो यहाँ से मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हुई वेस्ट की तरफ जाती है। कावेरी भी नहीं, तपी भी नहीं है, तपी भी नर्मदा के साथ साथ ही मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जाती है। इंडस तो वहाँ पे है ही नहीं, इंडस तो लद्दाख से निकलती है और फिर सीधी पाकिस्तान चली जाती है। तो कौन सी बची, सिर्फ कावेरी बची, तो कावेरी ही इज़ द राइट आंसर। तो तमिलनाडु की मेजर रिवर कौन सी है, कावेरी रिवर। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ वाज द बुल्लर लेक फाउंड। बुल्लर लेक का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। फ्रेंड्स बुल्लर लेक का ओरिजिन जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में से दूर चली गई थी, जैसे सपोज होता क्या है जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, तो जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर सबडक्ट होती हैं तो माउंटेन्स बनती हैं। लेकिन जब ये सबडक्ट होंगी तो माउंटेन्स बनेंगी, लेकिन जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो है वो एक लो रीजन बन जाता है, तो इसी लो रीजन में लेक बन जाता है। तो इसी तरह से जो है वो बुल्लर लेक का ओरिजिन हुआ है। बुल्लर लेक जो है वो एक लार्ज फ्रेश वाटर लेक है इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द लेक बेसिन वाज फाउंड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इज फेड बाय द झेलम रिवर। बुल्लर लेक को पानी कहाँ से मिलता है, झेलम रिवर से मिलता है, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से इसका ओरिजिन हुआ है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो हाउ वाज बुल्लर लेक इज फाउंड, इट वाज फाउंड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े एग्जाम में पूछा गया है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन ए कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है आप 6th क्लास की ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी हो तो वहाँ से ये क्वेश्चन निकल जाता है। तो आइए मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। फ्रेंड्स मैं कोई भी क्वेश्चन आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को इन डेप्थ जो है वो समझा भी रहा हूँ। सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। जैसा कि आपको पता है कि जो जो प्लेसेस इक्वेटर पे आती हैं वहाँ पे सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, जबकि इट फॉल्स स्लांटिंग ऑन द पोल्स। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ डिस्टेंस बढ़ता है तो जो सन की रेज है वो स्लांटिंग होना शुरू हो जाती है, एंगल उनका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दस एज द लैटिट्यूड इंक्रीजेज द, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है, तो लैटिट्यूड आपको पता है जैसे ये अर्थ है तो ये होता है ये इक्वेटर हो गया, जैसे जैसे ये लैटिट्यूड ऊपर ऊपर चलता जाता है, पोल्स की तरफ चलता जाता है, तो क्या होता है, द चांसेस ऑफ चेंज इन डे एंड नाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर पोल्स की तरफ डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो चांसेस हैं डे और नाइट का टाइम होने के वो कम या ज़्यादा होने के इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी कारण जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जब कोई साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, जब हम अगर हमारी इंडिया की ले लें बात, हम जब किसी और कंट्री की बात करें तो जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, साउथ से
नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट पे। तो इसका सही आंसर हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है किसी भी प्लेस का वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का पे इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका सही आंसर आ गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? मोस्ट इजी क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है। कौन सा वाटर बॉडी है जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है? तो पाल्क स्ट्रेट एंड गुल्फ मन्नार जो है वो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी enshrined in the preamble of the Constitution of India were inspired by the। तो फ्रेंड्स ये जो कंसेप्ट है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का इन अवर प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच माटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी तो उन्होंने जो फ्रेंच उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का, तो वहाँ से हमने ये वाला जो है वो इंस्पायर किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ से इसका सही आंसर आ गया द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच स्टेट इज द मनास नेशनल पार्क इज लोकेटेड? मोस्ट इजी क्वेश्चन। और ये जो मनास नेशनल पार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो मनास नेशनल पार्क जो है वो असम में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अब मैं आपको इसके बारे में थोड़े पॉइंट बता देता हूँ। फ्रेंड्स यूनेस्को के द्वारा इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया है। एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी इसी नेशनल पार्क में है एंड एलिफेंट रिजर्व भी इसी नेशनल पार्क में है और बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी नेशनल पार्क में है। तो इतना इसीलिए जो है ये नेशनल पार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? असम में। क्वेश्चन नंबर 32, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो किसके लिए ज़रूरी होती हैं? तो प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स अब मैं आपको बताता हूँ प्लेटलेट्स होती क्या है। प्लेटलेट्स आर टिनी ब्लड सेल्स दैट हेल्प योर बॉडी फ्रॉम क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी ब्लीडिंग होती है तो उसको स्टॉप करने के लिए जो क्लॉट्स बनती है, जो एक लेयर सी बनती है ब्लड की, जम जाता है जब ब्लड, तो वो प्लेटलेट्स की मदद से ही होता है। इफ वन ऑफ योर ब्लड वेसल गेट्स डैमेज इट सेंड्स सिग्नल टू द प्लेटलेट्स, then platelets then rush to the site of damage and from a plug clot to fix the damage. So what is the requirement of platelets in the blood? Initiating clotting of blood। जो ब्लड की जब ब्लड जो है ब्लीडिंग होती है तो जो क्लॉटिंग बनती है, जो एक लेयर सी बनती है ब्लड की, वो कौन बनाता है? प्लेटलेट्स ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, Which attribute of a sound wave is related to the loudness of the sound? साउंड वेव की लाउडनेस जो है वो कौन बताता है हमें? तो साउंड वेव की लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो हमें बताता है। एम्पलीट्यूड जो होता है वो स्केल होता है ऑफ लाउडनेस का, ऑफ द साउंड वेव, और जो इसके यूनिट्स होते हैं एम्पलीट्यूड के वो होते हैं डेसिबल्स, जिसको हम dB से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया एम्पलीट्यूड। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज ए फिजिकन टू प्रिंस दारा शिखू? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि जो प्रिंस थे दारा शिखू, उनके वो मुगल थे, उनके कोर्ट में उनके साथ हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज ए फिजिकन टू प्रिंस दारा शिखू? इसका जो आंसर है वो है बर्नियर, फ्रांकोइस बर्नियर। ही वाज ब्रीफली पर्सनल फिजिकन टू मुगल प्रिंस दारा शिखू। दारा शिखू वाज द एल्डेस्ट सन एंड हेयर अपेरेंट ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां। ये कब टू कब इनका रिगन रहा? 1615 टू 1659 तक दारा शिखू रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर आ गया उनका फिजिकन कौन था? पर्सनल फिजिकन फ्रांकोइस बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड
ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी जो अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर की गई है वो कब की डिक्लेयर की जा सकती है? बार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। तो इसका सही आंसर आता है बार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज, जुडिशियल रिव्यू करने की जो है वो कौन से आर्टिकल्स में लिखा गया है? जुडिशियल रिव्यू। The provision of the Indian Constitution that most clearly express the power of judicial review is the Article 32। इसका सही आंसर है आर्टिकल 32। The SAARC Secretariat is located at काठमांडू। काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल है। जो SAARC Secretariat was established in Kathmandu on 16 January 1987. Its role is to coordinate and monitor the implementation of SAARC activities, services, the meetings of the association, and serve as the channel of communication between SAARC and other international organizations. What is the full form of SAARC? South Asian Association for Regional Cooperation। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं सार्क के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो किसके लिए लॉन्च की गई थी? ये योजना जो है वो नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। ये सब स्कीम्स के लिए जो है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। फ्रेंड्स, ये एक सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो वो क्लियरली इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है हमारी और सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है। फ्रेंड्स, सबसे वेस्टर्न जो है वो हमारी गुजरात है और सबसे ईस्टर्न जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। गलत। मनी बिल जो है वो हम सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, राज्यसभा में जो है वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये भी पहली स्टेटमेंट गलत। द डिटर्मिनेशन वेदर ए बिल इज मनी बिल इज मेड बाय द यूनियन कैबिनेट। ये भी गलत। कह रहा है कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा, कोई भी फाइनेंशियल बिल मनी बिल है या नहीं, इसको जो है वो कौन हमें डिटरमाइन करेगा? यूनियन कैबिनेट। बिल्कुल गलत। तो अब मैं आपको इसको राइट बताता हूँ, इसका सही आंसर क्या होने थे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो सर्टिफाई करता है फाइनेंशियल बिल को कि वो मनी बिल है या नहीं है। तो कौन सर्टिफाई करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो सर्टिफाई करता है कि फाइनेंशियल बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। तो मनी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन द आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए फाइनेंशियल बिल इज नॉट ए मनी बिल unless it fulfills the requirements of the article 110 as per the provision of article 109 of the constitution the Rajya Sabha has limited powers with respect to the money bills। क्यों? तो राज्यसभा की कोई खास पावर जो है वो मनी बिल पे नहीं होती है, तो इसीलिए मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही डिस्कस किया जाता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो नाइदर फर्स्ट नार सेकंड है।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 क्लियरली डिफाइंड, जो गवर्नमेंट का एक्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक्ट था 1999 का, वो क्लियरली क्या डिफाइन करता था? द मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स, जो एक ब्रिटिशर थे, विच बिकेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर यही रिफॉर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट बन गए 1999, क्लियरली डिफाइंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वो जुरिस्डिक्शन, क्लियरली जुरिस्डिक्शन बताता है सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। तो इसका सही आंसर हो गया द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द एरिया नोन एज गुलान हाइट्स समटाइम अपेयर इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको रेफर करूंगा कि जब आप वर्ल्ड का फिजिकल मैप, जब पॉलिटिकल मैप देखते हो, तो ये जो गुलान हाइट्स हैं, ये जो गुलान हाइट्स हैं, ये सीरिया जो कंट्री है वहाँ पे हमें दिखते हैं, सीरिया। ठीक है, तो सीरिया कंट्री कहाँ पे है? सीरिया कंट्री फ्रेंड्स मिडल ईस्ट में आती है, तो इसका सही आंसर आएगा मिडल ईस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड द नीति आयोग टू रिप्लेस द। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को रिप्लेस किया, नीति आयोग बनाया है किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को जो है वो रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की, यूनियन मिनिस्टर जो जितने भी होते हैं, वो किसके हाथों में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा में वो इलेक्टेड नहीं होते, वो लोकसभा में जो जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, जो पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है, उस पार्टी के जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यहाँ पे इलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, नाइदर वन नॉर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। द प्रोविजन ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड इन ऑर्डर टू, जो प्रोविजन है 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बनाया गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो उसमें वेलफेयर स्टेट का आइडिया जो है वो हमें दिखता है, तो वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है? फिनलैंड। फ्रेंड्स, फिनलैंड जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। 70% जो है वो यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है इस कंट्री में, और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे यानी थाउजेंड्स नंबर ऑफ लेक्स जो है वो पाए जाते हैं इस कंट्री में, तो इसीलिए इस कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन इज फिनलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड लोकेशंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर्स का। फ्रेंड्स, ये जो पहला ही यहाँ पे जो न्यूब्रा वैली ग्लेशियर है वो लद्दाख में है। न्यूब्रा वैली ग्लेशियर जो है वो लद्दाख में है, तो यहाँ पे इसने अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहला ही गलत है, पहला गलत है। मिलांग ग्लेशियर जो है ये मेजर ग्लेशियर है इन द कमाउंड हिमालय इन उत्तराखंड, ये ठीक है। बागा वैली ग्लेशियर जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। जम्मू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सिक्किम स्टेट में,
तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, पहला वाला, तो इसका यही आंसर आ जाना है कि ये करेक्टली मैच नहीं है। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हिमाचल प्रदेश शिमला में सिचुएटेड है। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पे कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बारे में आपको बता दूं, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज द वार्मिंग ऑफ द अर्थस एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस अफेक्ट। ग्रीन हाउस अफेक्ट इज caused by some gases called greenhouse gases. Greenhouse gases form a layer in the atmosphere and retain and partially reflect back the heat radiation. Greenhouse gases include carbon dioxide, methane, CH4. यहाँ पे जो मीथेन है, मीथेन का फार्मूला हो गया CH4। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऐसे लिखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो है ये सारे जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बट नॉट नाइट्रोजन। N2 जो है वो नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे दी भी नहीं है। वाटर वेपर एंड ओजोन आल्सो आर ग्रीन हाउस गैसेज बट दे हैव वेरी माइनर सिग्निफिकेंस। तो वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर हो गया और ओजोन गैस हो गया, वो भी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, लेकिन इनका जो है वो इतना सिग्निफिकेंस ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओजोन लेयर और वाटर वेपर भी आ गए, यानी वाटर वेपर भी है ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केल्विन स्केल इज आर करेक्ट? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केल्विन स्केल जो है, इट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ये गलत, क्योंकि केल्विन स्केल जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। इसका जितना भी लो टेम्परेचर होता है वो 0 ही होता है, 0 से कम नहीं होता है। इट कैन आइदर बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ये भी गलत। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 और ए पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी, ये हो सकता है 0 या एक पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इसके बारे में सही है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो थर्ड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है, ये 0 हो सकता है और एक पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी हो सकती है। तो इसका सही आंसर बन गया हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स, ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड का केस जो है वो बड़े बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। तो इन्हें ग्रेफाइट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन्स फ्री, thus making graphite is a good conductor of electricity, whereas in diamond they have no free mobile electron, यानी free electron, hence there would not be flow of electron. That is the reason behind diamond are bad conductor of electricity and graphite is a good conductor of electricity. तो our question is कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है किसके कारण? हेक्सागोनल, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है इसकी, तो 6 यहाँ पे हेक्सागोनल मल्टी लेयर स्ट्रक्चर जो है वो इसका की वजह से जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड, कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन इंडिया? न्यूक्लियर वेपन इन इंडिया की कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशन डिसीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका सही आंसर है द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, NCA, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है इंडिया की इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कमांड, कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following articles of the Constitution of India provides that the state shall not
deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहला इसमें आर्टिकल 14 में पहली स्टेटमेंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें सेकंड प्रोविजन क्या है आर्टिकल 14 में, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो आर्टिकल 14 में आती हैं, तो इसका सही आंसर हो गया आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इज द करेक्ट आंसर। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो आर्टिकल 14 हमें बताता है। द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट वेरेंजेंटा। तो वेरेंजेंटे जो जगह है ये क्या है, द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल इन वेरेंजेंटा मिजोरम। ये मिजोरम में है। मिजोरम इंडिया इज ए ट्रेनिंग, मिजोरम इंडियाज ट्रेनिंग एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी स्पेशलाइजिंग इन अनकन्वेंशनल वारफेयर, स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी एंड गुरिल्ला वारफेयर। तो ये वेरेंजेंटे मिजोरम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज INS कालवरी which was commissioned into the Indian Navy in December 2017 is an, ये क्या है, INS कालवरी S21 जो है इज द फर्स्ट ऑफ द 6 इंडिजीनियस स्कॉर्पियन क्लास सबमराइन्स। तो इंडिया की जो 6 सबमराइन्स है उसमें से जो सबसे पहले वाली सबमराइन थी INS कालवरी S21 2017 में आई। करंटली इन सर्विस में है ये विद द इंडियन नेवी। इट इज़ ए डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन विच इज़ डिजाइंड बाय DCNS फ्रेंच नावल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी एंड वाज मैन्युफैक्चर्ड एट माजागान डॉक लिमिटेड इन मुंबई। तो ये क्या है, INS जो है ये है सबमराइन। इसका सही आंसर आ गया सबमराइन। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी दैट एम टू, फ्रेंड्स ये हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये पॉलिसी थी टू एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंड्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने द डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से को जो है पॉलिसी को अपनाया और आस्ता आस्ता से उन्होंने टेरिटोरियल बाउंड्रीज पे कब्जा करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से है ये पॉलिसी थी, जो एम क्या था इसका, एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1703 इंट्रोड्यूस्ड, जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1703 इंट्रोड्यूस, तो फ्रेंड्स जो वेस्ट बंगाल में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो जब वो वहाँ पे परमानेंट रहना स्टार्ट हुए तो उन्होंने क्या किसको इंट्रोडक्शन दी थी, ज़मींदार सिस्टम की। उन्होंने किसानों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया रेवेन्यू फिक्स करने के लिए, जिसको ज़मींदार सिस्टम बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेंड्स ये भी टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। तो इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आल्सो रेफर टू एज मेजर आर द वर्ल्ड्स 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल प्रोफेशनल टेनिस इवेंट्स। वर्ल्ड के 4 जो सबसे प्रोफेशनल टेनिस इवेंट्स होते हैं वो ही इसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के अंदर आते हैं। देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम एनुअल टेनिस टूर्नामेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट इसकी ठीक है। द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ ए ईयर इज़ द US ओपन। तो जो जब कोई नया साल आता है तो उसकी जो पहली टूर्नामेंट होती है वो यूनाइटेड स्टेट में होती है। तो इसके बारे में देखते हैं।
इसी ग्रैंड स्लैम टेनिस का दूसरा पॉइंट है कि द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर द ऑस्ट्रेलियन ओपन इन जनवरी। जैसे ही नया साल आता है तो सबसे पहले जनवरी में जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे द फ्रेंच ओपन फ्रॉम लेट मई टू अर्ली जुलाई जून, मई टू जून के बीच में फ्रेंच में होती हैं दूसरे टाइम उसी ईयर में। और तीसरे बार फिर विंबलडन इन द लेट जून टू जुलाई, जून टू जुलाई के बीच में विंबलडन में होती हैं। एंड द यूएस ओपन इन अगस्त टू सितंबर। तो लास्ट चौथे नंबर पे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में अगस्त टू सितंबर में ओपन होती हैं। इसका मतलब इसने कहा था कि साल के सबसे पहले यूएस में ओपन होती हैं, लेकिन यूएस में तो 4th नंबर पे जाके ओपन होती हैं अगस्त टू सितंबर में। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द ऑस्ट्रेलियन एंड द यूनाइटेड स्टेट टूर्नामेंट आर द ऑस्ट्रेलियन एंड द यूनाइटेड स्टेट टूर्नामेंट्स आर played on clay courts. The Australian and the United States tournaments are played on hard courts. तो ऑस्ट्रेलियन और यूनाइटेड स्टेट टूर्नामेंट जो है वो हार्ड कोर्ट्स पे खेली जाती हैं और फ्रेंच की क्ले पे खेली जाती है एंड विंबलडन की ग्रास पे खेली जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट भी किसके खेली जाती है? हार्ड कोर्ट्स के ऊपर। इसने किसके ऊपर कहा है? क्ले कोर्ट्स के ऊपर। तो क्ले कोर्ट्स के ऊपर नहीं खेली जाती है, ये भी गलत है। तो इसमें ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, ये इंटरनेशनल का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कर लेना, इसके बारे में और पढ़ लेना। मैंने जो 4-5 पॉइंट हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के बारे में वो मैंने बता दिए हैं। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन ए पर्सन, द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। इसका फ्रेंड्स एनीमिया आंसर है। इसका आंसर एनीमिया है, लेकिन मैं आपको इन सभी बीमारी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहली है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? इज़ ए कंडीशन इन विच बोन्स आर फ्रेगाइल। इसमें बोन्स जो है वो फ्रेगाइल हो जाती हैं एंड आर मोर सस्पेक्टिबल टू फ्रैक्चर्स, यानी उसमें फ्रैक्चर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस है। दूसरी है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? इज़ ए कंडीशन इन विच देयर इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। इट मे रिजल्ट ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड। रेगुलर डोज ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स रेड्यूसेस एनीमिया। तो एनीमिया कब होता है? एनीमिया कब होता है? जब ब्लड में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये कब होती है? जब ब्लड में कमी हो जाती है आयरन और फोलिक एसिड की। तो उसी आयरन और फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए रेगुलर डोज जो है वो आयरन और फोलिक एसिड की ली जाती हैं। तो यहाँ पे एनीमिया समझ आ गया, ऑस्टियोपोरोसिस समझ आ गया आपको। गाइटर। गाइटर इज ए कंडीशन इन विच देयर इज ए स्वेलिंग इन द नेक ड्यू टू एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो गाइटर क्या होता है? एक गर्दन पे थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाती है, उसको हम गाइटर बोलते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन इन विच देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी रिजल्टिंग इन द वेरियस डिसऑर्डर्स लाइक मार्सम्स एंड क्वाशगर। दस एनीमिया इज द राइट आंसर। तो मैंने इन सभी बीमारियों के बारे में आपको डिफाइन कर दिया है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो है एनीमिया। तो फ्रेंड्स, आज की सेक्शन में हम 60 तक की क्वेश्चन रखते हैं। बहुत जल्दी ही दूसरा वीडियो भी अपलोड होगा जिसमें हम 61 से ऑनवर्ड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।